आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फेस टू फेस में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मशहूर संगीतज्ञ डॉक्टर राजू लहरी। डॉक्टर राजू लहरी जी यूँ तो पेशे से म्यूज़िक टीचर हैं, लेकिन संगीत में बहुत सारे शिष्य इनके बड़े बड़े मुकाम तक पहुँचे हैं। ये पूरा इलाका जो है शेरघाटी और आसपास का, बल्कि गया ज़िला और मगध में अपने आप में संगीत के क्षेत्र में इनका बड़ा नाम है। आज हम बातचीत करेंगे और संगीत को लेकर बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें आज हम चाहेंगे कि ये आप तमाम लोगों से डॉक्टर राजू लहरी साझा करें। सर, आपका स्वागत है विज़न आजकल में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हृदय की जो गति है ये एकदम बिल्कुल बराबर चलता है। टिक टिक, अगर ऐसे किसी का चलता है क्या, टिक 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 ऐसे चलेगा? ऐसा चलेगा तो कहेगा मामला गड़बड़ है इसका, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। या किसी का बहुत फास्ट चल रहा है वो भी घातक है, किसी का एकदम स्लो चल रहा है वो भी लो बीपी है, हाई बीपी है। तो एक समान गति समान चाल को ही ताल कहते हैं, और ताल हमारे अंदर है, बराबर चल रहा है। और जहाँ आगे पीछे हुआ, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायली। ये दरबारी है। अब पहले लोग विशुद्ध राग पे बनाता था गाना, तब ये आनंद वही टिक रहा है। आज के दौर में उर्यानियत भरी हुई है, आप भलगर है। आप देखिएगा कि परिवार के साथ बहुत सा संगीत को आप नहीं सुन सकते हैं। हम तो कहेंगे जो गायक है वो भी अपने घर में नहीं सुन सकता। हो रहे हैं जब याद आए, बहुत याद आए, ओ जब याद आए, बहुत याद आए। अच्छी जानकारी है तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं स्टेज के माध्यम से भी। दूसरी बात, अगर आप डिग्री लेते हैं, डिप्लोमा लेते हैं, तो आज नवोदय है, सेंट्रल विद्यालय है। अब आप तो बिहार सरकार पर्याप्त बहालियाँ निकाल रही है, शिक्षक नहीं मिल रहे हैं उसको। हकीकत बात तो बता रहा हूँ, आज उत्तर प्रदेश लाना पड़ रहा है। और कहाँ से लाना है? लोग ढूंढ रहे हैं कि म्यूजिक टीचर भैया कहाँ मिले। आज सुनिए पहले खूब दिमाग से और मशवरा लीजिए उनसे जो तालीम कुछ हासिल किए हुए हैं, जिनको जानकारी है, जिनको पकड़ है। आप राह चलते अगर किसी से पूछ लीजिए तो कहे कि अरे काहे के लिए सीखना है जी, स्टूडियो में जाओ, 2 गाना गाओ, और जितना घटिया गाना हो जल्दी प्रसिद्धि मिल जाएगी तो मामला गड़बड़ा है, तो वायरल हो जाएगा। तो वायरल तो हो गए। देखिए, अगर हम बढ़िया कलाकार बनते तो केवल हम बनते। आज हम टीचर हैं तो बहुत सारे कलाकार निकल गए, तो हम इससे ज़्यादा संतुष्ट हैं। अकेले कलाकार रहते ना, अब आज कितने लोग को कलाकार बना दिए, ये तो सौभाग्य की बात है। तो हम इससे बहुत प्रसन्न हैं। संगीत आपके लिए क्या है राजू जी? एक जीवन है, एक साधना है, एक ईश्वर की इबादत भी कह सकते हैं इसको आप। ये जो नाम है आपका डॉक्टर राजू लहरी, यानी राजू लहरी, ये जो बप्पी लहरी जी म्यूज़िक डायरेक्टर हुए हैं, क्या ये लहरी का टाइटल जो है आप उनसे प्रभावित होकर रखा या क्या है? नहीं, प्रभावित होकर हम किसी से नहीं रखे हैं। ये एक तरह के कास्ट है, जाति है। अच्छा। और जाति जो हम लोग का है, लहरी कास्टिंग है, जाति है। अच्छा। और जो चला आ रहा परंपरा, मेरे नाना जी शिवनारायण लहरी थे, पिताजी भगवान लहरी थे, हम भी राजू लहरी हैं। और बप्पी लहरीदा जो भी हैं, मतलब हम लोग के जब सम्मेलन होता था, जाति सम्मेलन, उसमें वो आया करते थे वो। अच्छा, किस जाति में होते हैं? ब्राह्मण में? लहरी जो एक्चुअली समझिए तो आप बंगाली में भी है। अच्छा। और सिख में भी है। अच्छा। और ब्राह्मण ही होते हैं, ये ब्राह्मण ही होते हैं। चलिए सर, हम अब
इन उन यादों को जानना चाहेंगे। कैसे शुरुआत हुई आपकी संगीत में, और आप इस क्षेत्र को अपना पेशा बना लिया, आपने इसमें डिग्री हासिल की और इस मुकाम तक पहुँचे। हम अपने दर्शकों को एक बात ज़रूर बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो संगीत में पीएचडी हैं। अब आप ख़ुद समझ सकते हैं कि इन्होंने संगीत में, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो संगीत में पीएचडी हों और जो ख़ुद बजा भी लेते हों, गाते भी हों और प्रशिक्षक भी हों। ये तमाम खूबियाँ डॉक्टर राजू लहरी में हैं। तो सर ये बताइए कि आप ये कब से शुरुआत हुई इस क्षेत्र में और कैसे कदम बढ़ाया और कैसे शुरुआत कहाँ से हुई? ये गुरुआ से, जो मेरा ननिहाल है, और ये नाना का ही एक कृपा कहिए इसको। नाना संगीतकार थे, गायन वादन करते थे और कार्यक्रमों में भी जाते थे। तो हम उनको देखा करते कि जब जाते हैं तो इनको बड़ा आनंद से लोग मिठाई भी खिलाता है, कुछ पैसा भी देता है। तो एक दिल में आई कि जब इनको गाना गाने से पैसा मिलता है तो हम भी अगर थोड़ा बहुत गुनगुनाएं तो शायद हमको भी मिले। एक समझिए कि इच्छा हमारे अंदर हो गई कि नहीं, हमको भी इसको सीखना चाहिए, बड़ा लाभ है, मिठाई के साथ पैसा भी मिल जाता है। और यहाँ से हमारी जो है संगीत की शुरुआत हो गई। राजू जी, ये जो शुरुआत हुई आपकी, ये तो आपने देखा कि मिठाई खाने का मौका मिलता है, लेकिन जो इस क्षेत्र में आपने डिग्री हासिल की और पढ़ते हुए आप पीएचडी तक पहुँचे, यहाँ तक कि आज म्यूज़िक टीचर हैं आप, ये सफ़र कैसे तय हुआ? सबसे प्रथम तो हम अपने घर से ही संगीत की शिक्षा लिया और उसके उपरांत नाना का ही आदेश था कि बगल में एक गांव है एरूर, गुरुआ के बगल में एरूर, तो वहाँ ब्रितिया खानदान के लोग बहुत सारे कलाकार, बहुत बड़े बड़े कलाकार, जिसमें स्वर्गीय रामस्वरूप पाठक जी, रामदास पाठक जी, माने ब्रितिया खानदान समझिए कि भारत का बहुत अनमोल खानदान है, घराना है वो, जैसे गया घराना, बनारस घराना, ये सब। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नाना कहें कि आप इनको भी आप ले जाइए, रामस्वरूप पाठक जी को, और उनकी भी दया दृष्टि हुई। नाना नाना हम कहते थे, तो ले गए थे हमको एरूर, आपके एरूर से अनपरा, अनपरा जो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, अनपरा। तो अनपरा रेणुकूट पहले गए, उसके बाद अनपरा गए। वहाँ संगीत उनके साथ में रहकर गतबाजी वगैरह, जो गत वगैरह करते हैं, हारमोनियम प्ले सिर्फ उसमें होता है, गायन नहीं होता। वहाँ कुछ सीखे। उसके बाद पढ़ाई कैसे? हाँ, उसके बाद पढ़ाई क्या है कि नहीं बेटा तुम ऐसा करो कि थोड़ा इसका डिग्री भी लो। तो डिग्री के लिए हम फिर पुनः आ गए औरंगाबाद। यहाँ श्री दिनेश पाठक जी हैं हमारे गुरु जी, उनके सानिध्य में रह के डिग्री लेना शुरू कर दिया। तो इसके बाद, इसके उपरांत में प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से, अरे अब प्रयागराज हो गया, पहले इलाहाबाद ही था जी। तो इलाहाबाद से हम इसका प्रभाकर किए, प्रभाकर मतलब बीए, और उसके उपरांत प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़, वहाँ से हम भास्कर किए, जिसको बोलते हैं एमए, मास्टर डिग्री। हम वहाँ तक कि आप समझिए कि हम चले गए थे चंडीगढ़ कि सेंटर भी देखें, और वहाँ भी चले गए। और उसके उपरांत फिर अकोला में आपका बहुत दिन तक रहे, महाराष्ट्र में जाकर, महाराष्ट्र में रहे, महाराष्ट्रीयन संगीत भी सीखे, मराठी भी सीखे कुछ वहाँ रहकर। पीएचडी का मामला कहाँ कैसे गया? फिर तो यहाँ बोध गया यूनिवर्सिटी से, मगध यूनिवर्सिटी। हाँ, मगध यूनिवर्सिटी से हमने वहाँ पर पीएचडी निकाला। क्या था आपका थीसिस का, क्या किस चीज़ पर रिसर्च किया? मीरा की भक्ति। आपके कोई छात्र संगीत क्षेत्र में कुछ मुकाम हासिल करे? हाँ है। एक तो रितेश कुमार है जो भागलपुर में है, दूरदर्शन में है भी, और उसके बाद वो गज़ल पर बहुत बढ़िया उसका हाथ है। ये आपको स्वर्गीय शारदा सिन्हा, उनके साथ वो तबला बजाया, काफ़ी दिन तक बजाया। और फिर आपका ये उसके अब्बा जो है, ये कोठी का लड़का जो है, इमामगंज कोठी, ये कैफ खान, सारेगामा तक गया, उसको भी सिखाएं, बचपन से सिखाएं उसको। कैफ खान तो सारेगामा लिटिल चैंपियन में गया, आपका चेला शिष्य है कैफ खान। तो कम से कम वो तो रहा। और बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जो बहुत सारे बीपीसी में गए, कुछ नवोदय में चला गया, और कुछ तो इसका जीवन बना लिया, मतलब कोई ऑर्केस्ट्रा खोल लिया, तो कोई बैंड पार्टी खोल लिया। उसका घर का जीविकोपार्जन चल रहा संगीत के माध्यम से। म्यूजिक टीचर भी कोई बने आपके शिष्य में? अभी बीपीसी में 12 शिक्षक बने हैं। अच्छा, ये बीपीसी में 12 शिक्षक बने। एक तो है आपका सरघाटी के
नवीन सिन्हा जी जो बिजली विभाग में थे, पहले कलाकार थे, उनका बेटा नौकरी हो गया संगीत की वजह से, उत्तम नाम है उसका। उसका आपसे? हाँ, वो लोग सीखा और डिग्री हासिल किया प्रयाग संगीत, आज देखिए नौकरी में भी है। और लड़का है सुमित कुमार, सरघाटी का ही है, उसका भी नौकरी हो गया। मतलब पर्याप्त लोगों को समझिए कि संगीत से लाभ हुआ है। कुछ लोग सरकारी नौकरी में भी हैं और कुछ लोग सरकारी नौकरी न भी हैं, फिर भी वो बम बम हैं, आनंदित है संगीत से। और संगीत से भाई अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम जीवन की निरस्ता को दूर करने का इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। कि तानसेन में इतना गुण था कि वो बारिश होने लगती थी जब वो गाने लगते थे, तो इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, अब सच्चाई के विषय में हम विशेष नहीं जानते, उनको तो देखे नहीं है, लेकिन हम इतना आपसे कह रहे हैं आज भी कुछ आप मोहम्मद रफ़ी का कुछ गाना सुनिए या और किन्हीं का, किशोर दा का, तो देखिए कि कुछ गाना ऐसा होता है कि सुनने के बाद लता जी का कि आंख से लगता है कि आंसू निकल जाएगा। तो एक पत्थर दिल वाला व्यक्ति भी पसीज जाता है। तो पत्थर हो सकता है कि वो जैसे लोहे का चना चबाना, तो कोई लोहा के चना थोड़े चबाता है। ये तो एक उदाहरण दिया गया है कि पत्थर पिघल जाए। तो हो सकता है उनके गाना को सुनकर लोग ऐसा हो जाए, कोई गाना के सुन को दम हाथों। आज भी देखिए लड़ाई झगड़ा होता है तो मिलिट्री में भी बजता है कि ऐसा घोष बजता है कि जैसे उमंग जग जाता है, ताकत आ जाता है कि अब हम जोश आ जाता है। होता है जैसे कभी कभी शोक धुन भी बजाया जाता हाँ है। हाँ, मातमी धुन है, हाँ, और फिर खुशी का धुन है। शादी ब्याह में देखिए अगर न बजे बाजा तो लगता है कि माता में शादी है ही नहीं, खुशी का त्यौहार ही नहीं, खुशी का ये है ही नहीं। वो धुन ही बताता है कि खुशी है कि गम है कि जोश बढ़ाने वाला है। ये संगीत देखिए, बिना संगीत के और संगीत विहीन, कोई कहे कि आदमी हम संगीत विहीन है, कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि संगीत तुम्हारे अंदर है, तुम चाहकर भी उसको नहीं छोड़ सकते हो। कैसे? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आपके हृदय की जो गति है ये एकदम बिल्कुल बराबर चलता है, टिक टिक। अगर ऐसे किसी का चलता है क्या, टिक 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 टिक, ऐसे चलेगा? ऐसा चलेगा तो कहेगा मामला गड़बड़ है इसका, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। या किसी का बहुत फास्ट चल रहा है वो भी घातक है, जिसी का एकदम स्लो चल रहा है वो भी लो बीपी है, हाई बीपी है। तो एक समान गति समान चाल को ही ताल कहते हैं, और ताल हमारे अंदर है, बराबर चल रहा है। और जहाँ आगे पीछे हुआ क्या मिसाल दिया, और जहाँ ताल रुका तो जिंदगी रुक गई है। तो ताल तो आपके जीवन में है। अच्छा राजू जी, ये बताइए कि अभी आपने मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम लिया, किशोर दा का नाम लिया, लता मंगेशकर जी का, बड़े बड़े जो ये जिन्होंने आवाज़ की दुनिया के जो जादूगर थे और जो जिनकी आवाज़ें दिल की गहराइयों तक उतरती थी। आपका पसंदीदा गाना कौन है? अगर हम फिल्मी गानों की बात करें तो उसमें आपका पसंदीदा गाना कौन है? वो जब याद आए, बहुत याद आए, ये आपको मोहम्मद। हाँ, हम आज भी गाते हैं। कैसे गाते हैं, ज़रा सा एक लाइन गुनगुना दीजिए। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। क्या बात है। राजू जी, हम 3-4 चीज़ों को जानते हैं, जहाँ तक कि ये सुर है, लय है और ताल है। सुर के बारे में अक्सर लोगों से ये सुनते हैं कि बड़ा सुरीला है, गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर ने। आप देखा होगा कई बार मुशायरों में भी लोग कवि सम्मेलन में पढ़ते हैं तो जो जिनको कहते हैं तरन्नुम से पढ़ रहे हैं, तो और कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में भी प्रोग्राम में पढ़ते हैं लोग, जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है ऐसे ही, लेकिन उनकी आवाज़ अच्छी होती है तो वो बिना म्यूज़िक के भी वो सुरीले लोग कहे जाते हैं, वो सुर है। ये समझ में बात। ये लय और ताल क्या है, ये थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि लय और ताल क्या है, और सुर को अगर आप कैसे बताएंगे। ये तो मुझे जो समझ में आता सुर के बारे में, और लय ताल और सुर को कैसे बताएंगे आप? देखिए, सुर का एक जो साम वेद में जो लिखा गया है उसको बोलते हैं नाद। क्या? नाद, स्वर। नाद का मतलब होता है आवाज़। तो सब आवाज़ मधुर स्वर नहीं हो सकता है। जैसे हम बस स्टैंड में गए तो बहुत सारी गाड़ियों की आवाज़ है, काई कुई, तो उसकी आवाज़ को सुनकर कोई डांस नहीं कर सकता है, क्योंकि आवाज़ तो है लेकिन उसमें वो सजाया हुआ नहीं है। रंग तो बहुत है लेकिन उसको सुंदर बनाया हुआ नहीं है। तो ऐसे ही सुर को जो सजाया जाता है वह स्वर जिससे राग की रचना की जा सके उसे सुर कहते हैं।
वह स्वर जिससे राग की रचना की जा सके। अगर रचना नहीं होगा तो केवल आवाज रहेगा, कर्कश आवाज, कठोर आवाज, कान में हाँ, लगने कनफोड़ो भी कह सकते हो उसको। अच्छा। और लय का मतलब क्या होता है? लय का मतलब होता है समान गति अथवा समान चाल को लय कहते हैं। और लय के 3 प्रकार हैं। पहला विलंबित लय, दूसरा मध्य लय और तीसरा द्रुत लय। मतलब जो सरे गमा पधनी। नहीं, वही लय नहीं है। अच्छा। लय का जो गति, लय मतलब गति, जैसे टेम्पो। जैसे देखिएगा पंखा, उसको आप गा के बताएं तो कैसे नहीं बताएंगे? नहीं, गाय नहीं, ताल तो बजाने का चीज़ है। अच्छा। जैसे हम चल रहे हैं, देखिएगा गति, ये हो गया विलंबित गति। हाँ। और मध्य गति माने मिडिल, और द्रुत गति अच्छा। बहुत तेज में भागने की क्रिया को द्रुत गति कहते हैं। और ना ज़्यादा तेज और ना ज़्यादा धीरा, ये हो गया मध्य लय। और दूसरा एकदम धीरे धीरे। संगीत में एक चीज़ कहा जाता है कि बहुत ओवर पिच है, बहुत ऊपर चला गया ये, और ये लय इसका बहुत ऊपर चला गया या बहुत नीचे है, ये बराबर लय में नहीं है। क्या वो भी वही चीज़ है? क्या नहीं, वो अलग चीज़ हो गया। पिच मतलब होता है स्वर। जैसे कोई नीचे से गा रहा है स्वर से, तो उसको नीचे की जगह हम ऊपर दे दें तो उसका हाई स्केल हो जाएगा, तो बहुत कस के खींचना पड़ेगा। तो हो सकता है उसका पावर नहीं है तो आवाज़ फटेगा उसका, वही कहेगा पिच। स्वर का एक श्रुति है। हिंदुस्तान में 22 श्रुतियाँ हैं। तो जैसे हारमोनियम में 7 सुर बोलते हैं ना, तो 7 सुर में नहीं है, वो 12 स्वर है, उसमें कोमल भी तो है। 7 स्वर शुद्ध हो गया और बाकी 4 स्वर कोमल हो गया और 1 स्वर हो गया तीव्र। तो पिच मतलब होता है स्वर। स्वर के ऊपर नीचे जो होता है ना, ये हो गया आपका। अच्छा, ये अभी हम लोग बात कर रहे थे सुर पे, लय पे, ताल, फिर इसमें ताल हो जाता है, तो ये ताल क्या हो गया? हाँ, कुछ निश्चित मात्राओं का एक कम्बिनेशन है, उसको बोलते हैं ताल। कुछ निश्चित मात्रा, जैसे मात्रा जैसे जो धा, गे, ना, धी, ना, का, धीन, तो सब कंटिन्यू चलता रहेगा तो नहीं चलेगा। अच्छा। कुछ कुछ निश्चित मात्रा होना चाहिए। जैसे संगीत में दादरा में 6 मात्रा है, ठीक है? तो 6 देखिए हाथ पर गिन रहे हैं हम। धा, तू, ना, तू, ना, कितना हुआ? 6। तो 6 मात्रा का दादरा होता है, उसमें लिखा हुआ किताब में 6 मात्रा दादरा। तो इसमें मात्रा 6 ही होना चाहिए। और 6 में ही आवृत्ति होता है। आवृत्ति मतलब जितना दूर एक रेंज बना हुआ उतना दूर में आपको घूमना है, 6 ही मात्रा में घूमना है। 8 मात्रा है तो 11वां ताल हो गया है, 8 मात्रा में घूमना है। 16 मात्रा है तो 16 मात्रा में घूमना है। माने कुछ निश्चित बोलों के समावेश को आप कह सकते हैं ताल। सर, एक आम आदमी कैसे समझ ले कि उसका सुर अच्छा है, या वो ताल को कैसे समझेगा, या लय को कैसे समझेगा? एक आम आदमी, बहुत सिंगर नहीं है वो, मान लीजिए कुछ गाना चाहता है, कुछ शौक़ रखता है, उस आदमी को ये सुर, लय, ताल समझाएं आप तो कैसे बताएंगे? देखिए, स्वर तो जो संगीत ने भी सीखा है, अनजान है, अनभिज्ञ है, वो भी समझा कि व्यक्ति मधुर गा रहा है कि कठोर गा रहा है, कड़ा गा रहा है। ये स्वर है। हाँ, ये पता चल जाएगा। लेकिन ताल को समझने के लिए आपको गुरु के सानिध्य में रहना ही होगा। क्योंकि ताल जो है, जैसे आज भी हम देख रहे हैं, बहुत आज भी हम देख रहे हैं, बहुत सारे कलाकारों को देख रहे हैं भोजपुरी में भी, कि एक तो मैंने सीखा है, किसी प्रकार खींचते खांचते पहुंच गया है। मैं बुरा नहीं बोलता हूं उसको, लेकिन अभ्यास तो किया, लेकिन जानकारी नहीं है, जानकारी की अभी भी अभाव है उसका। नाम नहीं लेंगे हम, बढ़िया बढ़िया कलाकारों से मिले और लोग आते भी हैं मिलने के लिए, तो ताल का ज्ञान नहीं है। बस आजकल जितना भी आज भोजपुरी में चल रहा है, 1-2 कलाकार को छोड़कर कहरवा और दादरा और एक जत ताल, ये 3 ही ताल में आज तक चल रहा है। कहरवा में गावे, चाहे दादरा में गावे, और चाहे जत ताल में गावे। और न रूपक है, न कुछ है, न चौताल है, वो सब क्लासिकल में आ गया, उसको जानकारी भी नहीं है, गा रहा है बस पॉपुलरिटी हासिल कर। सिनेमा को भी जैसे ये साहित्य में शायरी जो है उसमें वज़न कहते हैं, या रदीफ़ काफ़िया होता है, बातें जो जुड़ती हैं सामने वाले से, या उसका वज़न है कि ये बातें कही गई इतना दूर तक, दूसरी लाइन कही गई इतना दूर तक। तो ये क्या म्यूज़िक में और शायरी में, दोनों में, इसमें भी वज़न की ज़रूरत पड़ती है क्या? देखिए, अब लिखने वाले ने अगर कुछ कम बेशी लिख दिया तो क्या आपको गाने में उसमें समस्या आ सकती है? तो ही है, मात्रा पे सेट करना पड़ता है उसको। अच्छा, उसको भी? हाँ, हम जो बनाए हैं गीत को, रचना तो लिख दिया शब्द से, शब्द बढ़िया दिया, सब कुछ ठीक है। और शब्द यदि आपका सही नहीं है
तो फिर गायकी बेकार है। बिना साहित्य के संगीत कैसा? तो साहित्य आपका बढ़िया होना चाहिए। हाँ, कुछ शब्द जो होता आगे पीछे है तो उसको सेट करेगा वो जो लय बना रहा है, वो सेट करेगा जो धुन बना रहा है। तुकबंदी वाले भी लिखते हैं और कोई बड़े शायर हैं, बड़े राइटर हैं, बड़े कवि हैं, वो बहुत ग्रामर में लिखते हैं। तो ये फ़र्क तो पता चल जाता होगा आप जब इसको म्यूज़िक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता है कि कोई लिख दिया, जो जानकार व्यक्ति हैं वो लिखते हैं तो वजन से है, वो थोड़ा जल्दी पकड़ में आया था। और जो है कि अनुभवी व्यक्ति लिख दिया शब्द से तो थोड़ा सा उसको सेट करने में, वहाँ पर लाने में थोड़ा समय लगता है। और तुकबंदी तो मिलना जरूरी है, वो तो ज्ञान होना ही चाहिए। हम तो कह रहे हैं लेखक को ताल का और सुर का ज्ञान होना चाहिए, और सुर का ज्ञान नहीं हो कम से कम ताल का ज्ञान जरूर हो, तब उस मात्रा का ताल बना पाएगा और मात्रा का गीत बना पाएगा। अच्छा, आपको कभी ये लगता है कि आप एक फिल्मों में म्यूज़िक देते या बड़े बड़े कार्यक्रम में शामिल होते, एक म्यूज़िक टीचर तक रहे, आपके पास जो ज्ञान था, तो इसका कभी मलाल होता है कि आप, एक वो पंक्ति है कि तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तो क्या कभी आपने इंडस्ट्री को ट्राई नहीं किया, फिल्म इंडस्ट्री को, या फिर आपका इच्छा उधर नहीं रहा, आप अपने आप को यहीं समेट लिया और एक म्यूज़िक टीचर बन के ही अपनी ज़िंदगी को माना कि मैं इतने में खुश हूँ? क्या लगता है आपको? देखिए, अगर हम बढ़िया कलाकार बनते तो केवल हम बनते। आज हम टीचर हैं तो बहुत सारे कलाकार निकल गए, तो हम इससे ज़्यादा संतुष्ट हैं। अकेले कलाकार रहते ना, अब आज कितने लोग को कलाकार बना दिए, ये तो सौभाग्य की बात है। तो हम इससे बहुत प्रसन्न हैं। शिक्षक गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा। गुरु की उपाधि कोई सिंगर नहीं ले सकता है। गुरु ने सिंगर को पैदा किया, सिंगर ने गुरु को पैदा नहीं किया है, इसलिए गुरु की महत्ता ज़्यादा है। हम गुरु ही बनना पसंद करते थे और आज भी हैं, और ईश्वर की कृपा रहा तो कल भी निरंतर ऐसे बच्चों को सिखाते रहेंगे, बेटा तुम बढ़ो और तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी निहित है। पहले जो क्लासिकल था पुरानी फिल्मों में, जो आप राग कहते हैं, अलग अलग राग पे अभी बहुत कम उन चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है। तो आप कुछ राग बताइए या कुछ गुनगुना के बताइए कि ये चीज़ें बड़ी मुश्किल थी पहले, जो अब नहीं हो पाती हैं, आपकी फिल्मों में नहीं वो सब चीज़ें रहती। जैसे देखिए, पहले के जो भी कलाकार थे, जैसे हम बताएं मुकेश कुमार, स्वर्गीय मुकेश कुमार जी, या मन्ना डे का क्लासिकल बहुत है। और पहले एक राग के आधारित पर संगीत का निर्माण किया जाता है, और आज भी राग पे है, लेकिन मिला हुआ, कभी भैरवी गाएगा, कभी यमन घुसेगा कि कौन घुसेगा कोई गारंटी नहीं। मैंने इसको क्षुद्र राग कह सकते हैं, सब मिला हुआ है। कौन राग गाते हैं उसको केवल अच्छा लगना चाहिए, और पहले था कि नहीं शुद्ध होना चाहिए। उस तरह का शुद्ध कोई गाना हमने अभी बताया ना, वो जब याद आए राग यमन पे है। कुछ और दूसरा जो बहुत ज़्यादा उसमें अलाप हो या क्लासिकल मोड। हाँ, झनक झनक तोरे बाजी पायलिया, मोहम्मद रफ़ी साहब का है। ये आपका झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायली। ये दरबारी है। अब पहले लोग विशुद्ध राग पे बनाता था गाना, तब ये आनंद वही टिक रहा है। और जो राग के आधारित पर जिसका स्तंभ कमजोर है, पिलर कमजोर है, खंभा कमजोर है, वो ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं होगा। आज देख रहे हैं जो गाना नया नया निकल तो रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है खूब, लेकिन बिगा जा रहा है, हवा में उड़ जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ क्या है, आज के दौर में उर्यानियत भरी हुई है। आप भलगर है। आप देखिएगा कि परिवार के साथ बहुत सा संगीत को आप नहीं सुन सकते हैं। हम तो कहेंगे जो गायक है वो भी अपने घर में नहीं सुन सकता। खुश हो रहे हैं कि हमारा वायरल हो रहा है, इतने लाख लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि बहुत वायरल हम हो रहे हैं, लेकिन समाज को क्या दे रहे हैं? नहीं, आप खुश हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, तो गंदी चीज़ जो है तो वायरल ज़्यादा होती ही है। बुराई तो फैलता ही, वो तो फैलेगा ही ज़्यादा। तो सुदृढ़ सीखे, ऐसा चीज़ समाज को दे कि आज तुम जिस समाज में हो, तुम्हारे पीढ़ी भी, तुम्हारे बच्चे भी इसी समाज में रहेंगे एक दिन। तो अच्छा नहीं है। तो बहुत लोग जाते हैं इधर उधर सीखने के लिए संगीत वगैरह, और कुछ लोग तो डायरेक्ट स्टेज पे जा रहे हैं, स्टेज पे अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा बचा के काम करे वो, और सीखे। पहले सबसे पहले संगीत सीखे,
तो जानकारी नहीं है और डायरेक्ट आप चढ़ जा रहे हैं स्टेज पर, कुछ देर के लिए आपको लाभ मिल भी जाएगा, लेकिन अस्थायी आप नहीं रह पाइएगा। अच्छा, क्या स्कोप है राजू जी इस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में क्या स्कोप है? आप तो पीएचडी किया है और एक म्यूज़िक टीचर हैं, आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में स्कोप क्या है? देखिए, इस क्षेत्र में स्कोप भरा हुआ है। आज भी देखते होंगे बहुत सारे लोग मुंबई जा रहा है, कोई पटना जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। एक एक दिन का लोग 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं। सामान्य सा व्यक्ति, हमको याद नहीं कि 20-25 साल पहले पवन सिंह कहीं कुछ थे नहीं। आज देखिए, उनको बुला लीजिए आप, कितना स्टार है, बहुत पैसा है। तो ऐसे बहुत सारे कितने को गिनाए हम। तो स्कोप तो सबसे पहला है कि आप अगर बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छी जानकारी है, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं स्टेज के माध्यम से भी। दूसरी बात, अगर आप डिग्री लेते हैं, डिप्लोमा लेते हैं, तो आज नवोदय है, सेंट्रल विद्यालय है। अब आप तो बिहार सरकार पर्याप्त बहालियाँ निकाल रही है, शिक्षक नहीं मिल रहे हैं उसको। हकीकत बात तो बता रहा हूँ, आज उत्तर प्रदेश लाना पड़ रहा है। अच्छा, और कहाँ से लाना है? लोग ढूंढ रहे हैं कि म्यूजिक टीचर भैया कहाँ मिले। आज देखिएगा, बहुत सारे विद्यालय हैं, मेरे पास भी आते हैं, डीएवी भी और भी बहुत सारे विद्यालय कि सर एक म्यूजिक टीचर दिए ना बढ़िया। तो जो थे वो चले गए सरकारी। तो जो भी थे, जिनके पास डिग्री थी, सब बम है आज। जिसके पास जो मतलब कम भी सिखाया, डिग्री हासिल कर लिया, तो आज तो बम है भैया, 40-50 हज़ार रुपये महीना प्रेम से कमा रहा है। तो स्कोप तो सब भरा हुआ है, एक कोई मतलब सामान्य चीज़ नहीं है। जैसे ग्रंथ है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उसमें एक सामवेद भी है। तो सामवेद पूरा संगीत पर आधारित है। उसमें श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवान नारद जो है विष्णु से पूछ रहे हैं, विष्णु कहाँ है? क्षीर सागर में, नदी में है। और उनकी पत्नी लक्ष्मी पैर दबा रही है और ढूंढते हुए आते हैं, प्रभु हम तो सब ढूंढ लिया, आप रहते कहाँ हैं, बताइए। तो उन्होंने कहा, ना हम बशामि वैकुंठे योगिना हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां गायन वादन करते हैं, मैं वहीं रहता हूं। जहां मेरी आराधना संगीत के माध्यम से होता है, मैं उसी संगीत में वास करता हूं। आपने देखा होगा, आज भी हम लोग करते क्या है, उसको देखते नहीं है, समझते नहीं है। भगवान कृष्ण के हाथ में देखिए बांसुरी, प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया संगीत सीखो। आज विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती माता के हाथ देखिएगा कि 2 हाथ में वीणा है और 1 हाथ में किताब है। पढ़ो भी, लेकिन जीवन की निरस्ता को दूर करने का साधन है। सीखो। शिव जैसा जो तांडव करने क्रोधी व्यक्ति हैं, उनके हाथ में भी डमरू है कि भैया बजाओ। सर, ये तो धर्म के आधार पे आपने जो प्राचीन चीज़ें थी वो बताई। ये वर्तमान समय में जो स्ट्रेस है लोगों को, अभी सोशल मीडिया, मोबाइल, इन सब चीज़ों में जीवन चल रहा है, इसमें कैसे स्ट्रेस दूर होगा? घर के दुख, संकट, बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो अभी के वर्तमान में बताइए, स्ट्रेस दूर होने का क्या इसमें नज़र आता है? देखिए, आप मोबाइल चलाते हैं तो आपके साथ कौन है? आप है और मोबाइल है। और मोबाइल क्या दिखाएगा जो आप सोचिएगा। और आप यकीन मानिए, जब आप एकांत में होते हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। और आप सोच भी रहे हैं कि हम भजन सुने तो हो सकता है कुछ और निकल जाए। तो 1 बार ना 2 बार ना 3रा बार देखिएगा और फिर जब ढलिएगा डलते रह जाइएगा। और संगीत में बैठिएगा तो नाम है संगीत, संग जरूरी है, उसके साथ संगत रहेगा तो 2-4 आदमी रहेगा, तो गड़बड़ी। आप 2-4 आदमी रहेगा तो आप शरीर वहाँ है। अच्छा, आप शरीर हैं तो आप गा रहे हैं तो आपका दिमाग भी वही है, मन भी वही है। मतलब दिल और दिमाग दोनों अलग चीज़ है। दिल और दिमाग दोनों अलग चीज़ है। क्योंकि मन लोभी मन लालची, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, पकड़ खींच ले जाएगा देगा दरिया में छोड़ो। मन तो आपको कहीं फंसा देगा कि करो ना, देखो बड़ी लाभ हो रहा है, लेकिन दिल कहता है जब गलत काम कीजिएगा धड़कना शुरू हो जाएगा, बेटा संभल जाओ। तो आप जब मन से यहाँ हैं, तन से यहाँ हैं, दिल से यहाँ हैं, तो गलत का बातें नहीं, आपका ऑटोमेटिक शांति प्राप्त हो जाएगी। जब सब एकाग्र हो जाएगा मन और चित्त,
और हम ईश्वर के प्रति जब समर्पित है, हम उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो लगाया है आगे भी लगा देना, तब कहाँ जाएगा बच्चा। तो गलत सोच ही नहीं सकता है। संगीत एक इतना सुंदर माध्यम है कि सारे तनाव को दूर कर कर मनुष्य को सुदृढ़, आज देखिएगा संगीतकार लोग एकदम मस्त रहता है। संगीत ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक अनुपम उपहार है, इसे स्वीकार करें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। चलिए राजू जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे हुई संगीत को लेकर, बहुत सारी जानकारी हमारे व्यूवर्स को भी मालूम मिला है। अब आखिरी सवाल आपसे कि क्या जो संगीत के क्षेत्र में जो संगीत सीख रहे हैं या जो युवा पीढ़ी है संगीत को अपनाना चाहती है, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका, उन युवाओं के लिए या वो नए सीखने वालों के लिए? हम यही कहेंगे कि तानसेन बनने से पहले कानसेन बने। क्या क्या कहा सर? तानसेन बनने से पहले कानसेन बने। इसको थोड़ा सफाई साफ। हाँ, बता रहे हैं, डायरेक्ट तानसेन बनने के चक्कर में बहुत गड़बड़ा जाएगा मामला। कानसेन बनो मैंने सुनो पहले। एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है, जो सुना नहीं वो बनेगा कैसे? तो फिर आप जैसे तैसे गाइएगा। बहुत अच्छी बात है। तो आप पहले सुनिए, गुरु के सानिध्य में रहिए। कोई यहाँ संगीत हो रहा है, अच्छे गुरु हैं, उनके सानिध्य में रहिए, साथ में बैठना उठना कीजिए, सुनिए पहले खूब दिमाग से और मशवरा लीजिए उनसे जो तालीम कुछ हासिल किए हुए हैं, जिनको जानकारी है, जिनको पकड़ है। आप राह चलते अगर किसी से पूछ लीजिए तो कहे कि अरे काहे के लिए सीखना है जी, स्टूडियो में जाओ 2 गाना गाओ और जितना घटिया गाना हो जल्दी प्रसिद्धि मिल जाएगी। तो मामला गड़बड़ा है, तो वायरल हो जाएगा। तो वायरल तो हो गए, लेकिन किसी और चीज़ में वायरल हो जाओ। इसलिए भाई हम तो सबसे निवेदन करेंगे, समझते हैं कि वायरल हो गए बस हम बहुत बड़े आदमी बन गए। हाँ, वायरल हो गए तो भैया ये संगीत एक साधना है और ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो इसको देखो, अपने लिए भी और समाज के लिए भी, एक सुदृढ़ समाज के लिए, एक बेहतरीन समाज के लिए, एक स्वच्छ समाज के लिए स्वच्छ गीत गाओ, स्वच्छ गीत का अभ्यास करो। वो गुरु के सानिध्य मिलेगा, कहीं बैंड पार्टी में या कहीं ऑर्केस्ट्रा में नहीं मिलेगा। आपको सीखिए, तालीम हासिल के लिए डिग्री लीजिए और आप भी मस्त हो जाइए, आप भी और दूसरों को भी मस्त कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजू लहरी जी हमसे बात करने के लिए। तो व्यूअर्स से राजू लहरी जी म्यूज़िक टीचर हैं, संगीत के ज्ञाता हैं। डॉक्टर राजू लहरी पीएचडी है म्यूज़िक में। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और संगीत को लेकर, और एक जो सारांश है कहें तो ये कि आप रातों रात अगर कोई फजूल चीज़ें गाकर या कचरी चीज़ें गाकर आप शोहरत हासिल कर लेते हैं तो आप कभी भी संगीत में मुकाम हासिल नहीं कर सकते। आपको अच्छा गायक बनने के लिए, अच्छा वादक बनने के लिए अच्छे गुरु का शिष्य बनना पड़ेगा। और आप समाज को जब तक अच्छी चीज़ें नहीं दे सकते तो आप कभी भी इतिहास में बड़ा मुकाम नहीं बना सकते। बस थोड़े दिन की पहचान होगी, आप थोड़ा सा वायरल हो सकते हैं, कुछ वीडियो आपका बहुत ज़्यादा वायरल हो सकता है, लेकिन फिर आपका नाम दब जाएगा। जो बड़े बड़े क्लासिकल गाने वाले लोग थे, जो बहुत अच्छा गाने वाले लोग थे, संगीत में जो अच्छा बजाने वाले लोग थे, सदियों के गुजर जाने के बाद आज भी हम उन्हें बड़े आदर के साथ याद करते हैं। तो हम आपकी मुलाकात करा रहे थे संगीतज्ञ डॉक्टर राजू लहरी जी से। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद सर, आपने नाचीज़ पर इतनी कृपा की, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।